हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे जे थॉमसन के ऊपर बात करेंगे। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को और भी इजी करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भाई हम लोगों ने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो इनमें जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है उन्हीं के अंदर आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और उन्हीं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग ये सारे टॉपिक को और भी ईजी वे में समझ सकते हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, जैसे डीसी मोटर कैसे काम करता है, वोल्टेज से आप क्या समझते हैं, या फिर ये वोल्टेज एक्सटर्नल फोर्स की तरह कैसे काम करता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कूलॉम्स लॉ ने दो लॉ दिया है कि अगर आपके पास सेम दो चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव है भी पॉजिटिव पॉजिटिव, उनके बीच में रिपल्सन होता है। अगर वही दो डिफरेंट चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। उसके बाद आपने ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट भी पढ़ा होगा। हाई वोल्टेज के कारण दो लाइन के बीच में जो एयर होता है वो एक तरीके से आयनाइज्ड हो जाता है। ओके, तो अभी इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग अगर कल वाले लेक्चर के साथ कोरिलेट करें तो कल मैंने आपको भाई हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, और यहाँ पे मैंने आपको 5 जनरेशन बताया था कि कैसे कैसे एटम में सुधार आते चला गया। यानी एटम्स के ऊपर समय के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने एक तरीके से रिसर्च किया, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, और तब जा कर के धीरे 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 हम लोग को आज के डेट में एटम्स के बारे में इतना कुछ पता है। ओके, तो अभी जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे 1803 में, या फिर कहिए 1800 सदी में, वो थे आपके जॉन डाल्टन। और इन्होंने सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जो एटम है ये आपका एक तरीके से इंडिविजिबल है, यानी इसके अंदर और भी कुछ नहीं है, ये आपका स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है, या फिर कहिए इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में जो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एक एटम के रिगार्डिंग, उससे अगर कंपेयर करें डाल्टन्स ने जो हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया था उसके साथ, तो इनका सारा का सारा पॉइंट एक तरीके से फेल हो जाता है। लेकिन क्योंकि इतने पास्ट में यानी 1800 सदी में इन्होंने इतना कुछ बता दिया एटम के बारे में, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन था भाई। तो इन्होंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताया था ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, लेकिन थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ ताकि आप सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो सकें। फर्स्ट पॉइंट था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है आपका एटम, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में हम लोग को पता है एटम के अंदर भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर न्यूक्लियस। ओके, तो उस जनरेशन में इनको नहीं पता था इसके बारे में, तो फर्स्ट पॉइंट इनका फेल हो गया। सेकेंड चीज़ इन्होंने बोला, जैसे मान लेते हैं आप मार्केट से सोडियम खरीद के लाते हैं। ओके, मान लेते हैं 50 ग्राम आपने सोडियम खरीद के लाया, और सीधी सी बात है भाई, इसको जब आप जूम करके देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, क्योंकि सोडियम एक एलिमेंट है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको सोडियम का एटम मिलेगा। ओके, और अगर थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें तो जो एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर जैसे इसका 11 होगा सोडियम का, तो एटॉमिक नंबर हमेशा क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। मतलब 11 इसके अंदर प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के ऊपर हम लोग को पता है अभी डिफ़ॉल्ट में कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और डाल्टन्स ने ऑटोमेटिक बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं भाई। ठीक है, अगर इसके अंदर 11 पॉजिटिव चार्ज है तो सीधी सी बात है इसके अंदर क्या होगा, 11 नेगेटिव चार्ज भी होगा। कहने का मतलब क्या कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या हो जाएगा, आपका ये एटम न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि एटम्स जो होते हैं, खासकर ये सोडियम क्या है, एक तरीके से मेटल है। तो जो एटम्स होते हैं भाई वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं। अब अगर हम लोग फर्स्ट केस में देखें, केस 1 में मान लेते हैं, क्योंकि जो हम लोग का प्रोटॉन होता है ये न्यूक्लियस के अंदर फिक्स होता है, ये मूव नहीं करता है। ठीक है, तो प्रोटॉन हमेशा आपका फिक्स रहेगा। ओके, मान लेते हैं एक सोडियम एटम है जिसमें आपका 11 प्रोटॉन है, लेकिन अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके पास मात्र 10 है। ठीक है, यानी 10 नेगेटिव चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे रखा है। राइट, तो सीधी सी बात है भाई, 11 पॉजिटिव चार्ज और इसमें आपका 10 नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, 10 नेगेटिव चार्ज इसमें से 10 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन अभी भी क्या है,
एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है। तो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बच गया, इसका मतलब क्या, अब ये जो एटम है ये न्यूट्रल ना रह करके इसको इस तरीके से +1 चार्ज से दिखाना पड़ेगा, यानी ये क्या बन चुका है, आयोन्स बन चुका है। आयोन्स कुछ नहीं भाई, ये एक तरीके से कहिए चार्ज, यानी अब ये एटम कैसे की तरह बिहेव कर रहा है, एक चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, और उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड केस लें, तो सेकंड केस में मान लेते भाई हम लोग के पास सोडियम एटम है और यहाँ पे प्रोटॉन अगेन 11 होगा, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अब मान लेते हैं जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस एटम ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा आपका, 11 तो होता है डिफॉल्ट में, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसके पास 12 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब सीधी सी बात है, 11 पॉजिटिव चार्ज और 11 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन अभी भी इसके पास एक एक्स्ट्रा क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या, इस एटम के ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। ओके, लेकिन क्योंकि ये मेटल है, सोडियम मेटल है भाई, तो मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से लूज करता है, ठीक है। लूज करने का मतलब हमेशा ये आयोन्स बनेगा, तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव आयोन्स बनेगा। लेकिन वही जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे आपका क्लोरीन हो गया, ये क्या है, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अगर ये गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका मतलब क्या, इसके अंदर आयोनाइजेशन जो होगा वो हमेशा नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है। ओके, तो ये सब आपका काफ़ी बेसिक चीज़ है। तो अब समझिए, फर्स्ट स्टेप तो आपका, यानी फर्स्ट जो पॉइंट बताया था डाल्टन ने, वो फेल हो चुका था। सेकंड चीज़, इनको आइसोटॉप्स आइसोबार के बारे में नहीं पता था, तो इसी के हिसाब से अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, तो इन्होंने क्या बताया भाई, कि अगर आपके पास मान लेते हैं 50 ग्राम जो है सोडियम है, ओके, तो उस जनरेशन में इन्होंने बताया कि अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सोडियम का एटम मिलेगा, और ये जो एटम होगा इसका जो एटॉमिक मास होगा, जैसे एटम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Na, और इसका ये एटॉमिक नंबर और ऊपर में आपका एटॉमिक मास, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि ये जो सोडियम है, इसके अंदर जो आपका एटम पाया जा रहा है, इसका जो एटॉमिक वेट होगा ना, यानी जो एटॉमिक मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एटॉमिक मास कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन हम लोग को पता है भाई आइसोटॉप्स के बारे में। ओके, आइसोटॉप्स क्या होता है कि सेम एटम के लिए मतलब सेम एटॉमिक नंबर रहेगा, लेकिन उसका डिफरेंट एटॉमिक मास रहता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं Na 11 और इसका एटॉमिक वेट क्या है, 22 है। लेकिन हम लोग के पास ऐसे भी अवेलेबल है ना, एटॉमिक नंबर तो 11 होगा, मतलब अभी भी ये सोडियम है, लेकिन इसका एटॉमिक मास 23 भी हो सकता है, या फिर कहीं 21 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना सारा आपके पास यहाँ पे वैरायटी अवेलेबल है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का क्या है, 3 आइसोटॉप्स हैं, H1 1, H1 2, H1 3। इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनका मास जो है ये अलग अलग हो जा रहा है। ओके, तो इनका जो सेकंड लाइन था ना, ये भी एक तरीके से गलत हो गया। सेकंड लाइन क्या बोला इन्होंने कि अगर कोई आपके पास इंडिविजुअल एलिमेंट है और इस एलिमेंट का जो एटम होगा, इन एटम्स का जो एटॉमिक मास होगा ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये इन्होंने बोला था। लेकिन ये फेल हो चुका है क्योंकि इनको आइसोटॉप्स के बारे में उस समय का जानकारी नहीं था। ओके, सीधी सी बात है भाई, आइसोटॉप्स कब पता चला हम लोग को, जब हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में एक तरीके से स्टडी कर लिया। उसके बाद हम लोग को समझ में आया कि एक ही एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास में अवेलेबल होते हैं, राइट। उसी तरीके से आपका आइसोबार है। आइसोबार में क्या होता है, आपका यहाँ पे सेम एटॉमिक मास होगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, तो ये भी उनको पता नहीं था। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो फर्स्ट जनरेशन था, यहाँ से आपका एटम का एक तरीके से स्टडी होना स्टार्ट हो गया था। तो ये तो आपका फेल हो गया। अब हम लोग सेकंड जनरेशन पे आएंगे। तो सेकंड जनरेशन क्या है आपका, जे थॉमसन वाला। ओके, तो जे थॉमसन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से डिस्कवर किया है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, ये आपका सब एटॉमिक का एक तरीके से पार्टिकल्स है, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या है आपका, 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले किसका डिस्कवरी हुआ, इलेक्ट्रॉन का। किसने किया, जे थॉमसन ने किया। कैसे किया, तो उसी के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी आप सब्जेक्ट के साथ एक तरीके से कंटिन्यू फील कीजिए। ये फर्स्ट जनरेशन मैंने आपको अभी समझा दिया, एक बार एक रिवाइज भी करवा दिया। अब यहाँ से हम लोग आ रहे हैं सेकंड जनरेशन में। तो सेकंड जनरेशन हम लोग किसके ऊपर काम कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर। ओके, और एक चीज़ और समझिए भाई, आगे में थोड़ा सा मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का दिया है कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे एक चीज़ समझिए,
इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है आगे मैं आपको बताया गया पूरा पूरा। ये समझिए 2 इलेक्ट्रोड है, ये मेटल का पीस है। ओके, अगर आप यहाँ पे सादा पानी भरते हैं, डिस्टिल वाटर, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं बैटरी, ये इसको जोड़ देते हैं इसके साथ, इसको जोड़ देते हैं इसके साथ, ठीक है ना। तो अगर आप डिस्टिल वाटर भर देंगे ना, तो ये अगेन क्या है, ये सर्किट इनकम्प्लीट है, इधर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो कभी भी इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। मान लेते पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नमक मिला देते हैं अगर NaCl, ठीक है। NaCl क्या होता है, इसमें आयोनिक बॉन्डिंग होता है प्लस माइनस का, ओके। लेकिन पानी में डालिए तो क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है, इनका बॉन्डिंग वीक हो जाता है, उसके कारण ये अलग अलग हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका तैरने लगेगा प्लस, और ये Cl सब अलग टूट करके इसमें पूरा पूरा घुल जाता है, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वैसा लिक्विड होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ओके। यानी यहाँ से बिजली पास नहीं, ये सर्किट एक तरीके से कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपका आएगा कभी कभी कि नमक डालने से कैसे सर्किट कंप्लीट हो जाता है। मेरे को एक चीज़ बताइए भाई, अगर ये 2 इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड मतलब मेटल का टुकड़ा, ठीक है, अगर मैं इसको तार से इसे जोड़ दूँ, तो अब कहिएगा ना कि अब तो ये पूरा पूरा सर्किट कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ से तार जोड़ दिया आपने। तो इस तार के अंदर क्या होता है मेरे को बताइए, इस वायर के अंदर क्या है भाई, इस वायर के अंदर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो अभी जो हम लोग वी के मेहता का MCQs वाला सीरीज चला रहे थे ना, उसमें मैंने एक थ्योरेटिकल लेक्चर दिया था, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर, उसमें आपको फ्री इलेक्ट्रॉन का पूरा डेप्थ में नॉलेज दिया था, ओके। तो ये जब तार आपने जोड़ दिया, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे भी, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर सर्किट कंप्लीट हो रखा है, ओके। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे पानी में, जैसे ये आपका पानी में जैसे हम लोगों ने नमक डाला, तो नमक डालते ही क्या हुआ भाई, ये पानी से दोनों भीगा हुआ है ना, समझ रहे बात को। लेकिन पानी में क्या है, एक तरीके से NaCl भाई, ये तार था, इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहना पड़ता है चार्ज है, इसके अंदर फ्री चार्ज है पड़ा हुआ, ठीक है ना। तो पानी में जैसे आपने नमक डाल दिया NaCl, ओके, तो इस पानी के अंदर भी क्या आ गया, चार्ज आ गया ना एक तरीके से, समझ गए। लेकिन ये चार्ज क्या है, रैंडमली इधर उधर तैर रहा होगा पानी में, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, इस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर भाग रहा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए, यानी बैटरी से जोड़ दीजिएगा, तो जो आपका इधर उधर भाग रहा था रैंडमली इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होकर के ये फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, ओके। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अभी जब आप इसमें कोई बैटरी नहीं जोड़ रहे हैं, प्लस माइनस नहीं जोड़ रहे, तब तक ये जो NaCl है प्लस माइनस, ठीक है, ये पानी में ऐसे तैरते रहेगा, समझ गए। लेकिन जैसे आप बैटरी जोड़िएगा, तो जो पानी में रैंडमली तैर रहा था, उसके कारण क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, ये मूव करने लगता है, जिसके कारण हमारा ये करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है, मतलब सर्किट को कंप्लीट करता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में भाई हम लोग 2 चीज़ समझेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। यहाँ पे ये 2 फोटो इंपॉर्टेंट है, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बताया गया है, और इसके बाद हम लोग का चार्ज टू द मास रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आपका ये जो मेन फोटो है, ठीक है, ये आपका मेन फोटो, ऐसे मैं समझा दूंगा, उसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। इसमें कुछ नहीं है, आपका कैथोड है, एनोड है, ये आपका रेज निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ, ये आपका बीम जा रहा है, और ये आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा हुआ है। देखिए भाई, आप यहाँ पे डिसकंटिन्यू मत होइएगा। जो जॉन डाल्टन है, इन्होंने क्या बताया कि जो एटम्स है आपका, ये स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है, यानी इससे छोटा कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये तो इनका स्टेटमेंट गलत हो गया ना। तो इसके बाद जो जनरेशन आया, सेकंड जनरेशन, इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला। किसने बताया, जे थॉमसन ने, ओके। तो वही चीज़ है भाई, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, यह है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर अब जा रहे हैं हम लोग। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम लोग को पता है कि 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाया गया था, ये था आपका इलेक्ट्रॉन। किसने खोजा, जे थॉमसन ने। कैसे खोजा, तो डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू भाई, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इनको कहाँ से आइडिया आया कि डिस्चार्ज ट्यूब भी कोई चीज़ होता है। तो इन्हीं के पैरेलल में एक इलेक्ट्रिकल के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इनका नाम आपने पढ़ा होगा, माइकल फैराडे, ओके। तो माइकल फैराडे भाई ऑलरेडी काफ़ी मतलब बड़े साइंटिस्ट थे, और इन्होंने बहुत कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिया। जैसे आपको पता होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कंडक्टर को घुमाते हैं तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। फिर कहिए अगर आप कंडक्टर को स्टेशनरी रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को एक तरीके से घुमाते हैं तो उसके अंदर अगेन ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। वो वाले साइंटिस्ट है ये, ओके। तो 1830 के समय के दौरान
इनको भाई पहले से नहीं पता था, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का है। देखिए इन्होंने क्या बोला, इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है वैसा लिक्विड जो गुड कंडक्टर होता है बिजली का, ठीक है। ये बैटरी के बारे में बता रहे हैं। देखिए क्या बोला इन्होंने, इलेक्ट्रोलाइसिस आपको मैंने बताया है बैटरी कैसे काम करता है। ये मान लेते हैं आपके पास एक बीकर है, यानी ग्लास है या फिर ये जार है, और इसमें क्या कर रहे हैं आप, पानी भर रहे हैं, सादा पानी, ठीक है, यानी डिस्टिल वाटर आप समझ लीजिए अभी। और यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास एक ये मेटल है और एक ये मेटल है। मेटल को हम लोग सीधे सीधे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ओके, इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, मेटल प्लेट्स का बना हुआ होता है। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दो मेटल्स प्लेट हैं। अब अगर यहाँ पे भाई हम लोग इसको बैटरी से जोड़ देंगे ना इस तरीके से, तो क्योंकि ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और क्योंकि आपने ये पानी अभी डिस्टिल रखा हुआ है, तो आपको पता है भाई कि प्योर वाटर कभी भी गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि नीचे से सर्किट अभी भी ओपन है, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि डिस्टिल वाटर, तो पानी, शुद्ध पानी में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। ओके, तो अभी भी ये एक तरीके से क्या है, इनकम्प्लीट सर्किट है, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसके चलते हम लोग क्या करना होगा, इसको इलेक्ट्रोलाइट बनाना होगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है वैसा लिक्विड जिसके अंदर करंट आसानी से बह सके। तो इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीधे सीधे नमक मिला देंगे, NaCl। तो जो NaCl होता है, ये पानी में जैसे ही डालिएगा ना, तो इनके बीच में जो आयोनिक बॉन्डिंग होता है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे के कारण अट्रैक्शन रह करके जुड़े हुए रहते हैं। पानी में जैसे डालिएगा ये दोनों आयोन्स अलग हो जाते हैं, ठीक है, Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। और क्योंकि भाई ये एटम के ऊपर चार्ज हैं, तो सीधी सी बात है क्या, एक तरीके से उस एटम चार्ज ना बोल के क्या कर सकते हैं, सीधे से हम लोग चार्ज बोलेंगे। ओके, तो पानी के अंदर क्या आ गया, चार्ज आ गया, बहुत सारे चार्ज एक तरीके से फ्लोट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये मतलब पानी के अंदर चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या, पूरा पूरा सर्किट आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, यानी ये पानी अब इलेक्ट्रोलाइट बन चुका है। अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से जोड़ रखा है, और मेटल प्लेट्स में क्या होता है आपका, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक तरीके से फॉरवर्ड करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, आपका पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, और बैटरी के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव टू फिर नेगेटिव की तरफ आपका पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। यानी इधर इस वाले पे इलेक्ट्रॉन आपका ढेर सारा जमा होते आएगा, इधर से खींच रहा है और इसको दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा, तो क्या, इस प्लेट के अंदर क्या बचेगा, जैसे जो प्लेट होता है क्या, मेटल से बनाओ ना, मेटल क्या है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बनाओ। एटम में अंदर क्या है आपका, हर एक एटम अपने आप में न्यूट्रल होगा, मतलब इसके अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज तो आपने खींच लिया, तो बचेगा क्या इसमें, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। तो ये पूरा पूरा पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा, और ये आपका पूरा पूरा नेगेटिव प्लेट बन जाएगा। तो ये सब का जो नॉलेज था ना, ये माइकल फैराडे को पहले से ही था। लिखा हुआ है यहाँ पे, माइकल फैराडे सो डैट इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शन अकर। इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है भाई इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से देना, मतलब यहाँ पे त्यागना एक तरीके से, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो इस प्लेट पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक तरीके से लूज कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि कभी भी आप मतलब इलेक्ट्रोड है और उसमें सॉल्यूशन डाल रखा है, तो वहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोड के पास, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, विच रिजल्टेड इन लिबरेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड। सीधी सी बात है भाई, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका प्लेट है ना, पॉजिटिव प्लेट, इसमें जो एटम्स होते हैं ये बंधे होते हैं, ठीक है, यानी इनके बीच में बॉन्डिंग है। जैसे मान लेते हैं आपका कॉपर का प्लेट है, समझिए, तो इसमें ढेर सारा कॉपर ऐसे जुड़ा हुआ होगा, जूम करके देखेंगे तो, राइट। तो ये जो कॉपर बंधे हुए रहते हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाते हैं, तब तक बॉन्डिंग बना हुआ रहेगा जब तक ये न्यूट्रल है, ठीक है। अगर इस कॉपर एटम ने इसके ऊपर फोकस कीजिए, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब क्या, ये एक तरीके से यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज आते ही मतलब आयोन बन गया, आयोन जैसे बनेगा तो क्या होता है, अब इस मेटल का हिस्सा ना रह करके ये टूट के नीचे गिर जाएगा आपका, ठीक है। ये छोटा सा एटम क्या होगा, इस पूरे टुकड़े का हिस्सा ना रह करके अपने आप टूट जाएगा, ठीक है, टूट के नीचे सॉल्यूशन के अंदर गिर जाएगा, Cu+, समझ में।
तो इधर क्या होगा, क्योंकि आप इधर से इलेक्ट्रॉन लेते जा रहे हैं, तो इसके अंदर जो आपके करोड़ों करोड़ों एटम है भाई, वो सब आयोन्स बनते चले जा रहे हैं। आयोन्स बनते चले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये कुछ समय के बाद ये प्लेट क्या हो जाएगा, गल करके पतला हो जाएगा। मतलब इतना चौड़ा है ना ये, यानी या फिर कहीं इसको ऐसा मैं दिखा रहा हूँ, तो इतना मोटा जो है ना, ये आपका गल करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इतना पतला हो जाएगा ये, समझे। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप जमा कर रहे हैं, ऐसा सॉल्यूशन के अंदर भी भाई होता है, ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। इधर वाला प्लेट क्या हो जाएगा आपका, ये मोटा हो जाएगा। ओके, क्यों मोटा होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसके अंदर जो आपका सोडियम है ना, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइसिस है भाई, पावर सिस्टम मैंने आपको बताया था, ठीक है। इधर वाला आप समझिए सीधे सीधे, मतलब ये जो लाइन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके ऊपर क्या होगा, लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इनको पता था पहले से, ठीक है। फिर बाद में कुछ समय के बाद इन मिड 1850 मैनी साइंटिस्ट mainly फ्राइडे began टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के ऊपर एक तरीके, जैसे भाई पहले जनरेशन में क्या होता था, जैसे बिजली गिरता था ना, ठीक है, जैसे हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं, पहले के लोग सोचते थे कि ये भगवान का करिश्मा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग के पास उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उतना मतलब डेवलपमेंट हासिल नहीं किया होता, तो वो सब लगता था कि एक जादू हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो माइकल फराडे थे, इन्होंने कहा कि इस तरीके का एक्सपेरिमेंट तो मैं यहाँ पे लैब में भी करके दिखा सकता हूँ। ये जो बिजली गिर रहा है, ये कोई भगवान नहीं है, ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो ये 1850 में बहुत सारे साइंटिस्ट, ठीक है, जैसे माइकल फराडे भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के ऊपर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। किसके अंदर, वैक्यूम ट्यूब के अंदर, ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो उस जनरेशन में ये आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्सपेरिमेंट था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को जे थॉमसन ने भी यूज़ किया था, ठीक है। ये भी सोचे कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग भी करते हैं, मैं भी कुछ हम लोग को पता चल जाए, कुछ नया चीज़ हम लोग को पता चल जाए। ओके, तो यहाँ से इनको आइडिया मिला इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, ठीक है। इट इज़, देखिए फिगर के बारे में छोड़ देते हैं, यहाँ पे अ कैथोड रे ट्यूब इज़ मेड ऑफ ग्लास। देखिए क्या होता है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, इसको हम लोग फोटो समझते हैं। ये आपका ग्लास है, यहाँ पे ये पूरा पूरा ग्लास है, और इस ग्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब का सहारा लेकर के, वैक्यूम पंप का सहारा लेकर के अंदर के ऑक्सीजन को खींच ले रहे हैं भाई। कोई भी गैस यहाँ पे हो सकता है, ऑक्सीजन में भी मिक्सचर है, जैसे एटमॉस्फेयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। एयर हो गया, मतलब O2 हो गया, CO2 हो गया, मीथेन हो गया। ओके, तो इसके अंदर जो भी गैस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वैक्यूम पंप लगा करके इसको खींच ले रहे हैं। यानी ट्यूब के अंदर का हम लोग प्रेशर काफ़ी कम रख रहे हैं। प्रेशर कम कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी नहीं होने का मतलब वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वैक्यूम नहीं होने देना है, कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे हल्का फुल्का प्रेशर रहने दे रहे हैं। ओके, तो ये आपका ये ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर आपका पार्शियली वैक्यूम किया हो। पार्शियली मतलब, पार्शियल का मतलब होता है आधा, मतलब थोड़ा थोड़ा इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स रहेगा। ओके, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है, एक तो ये इलेक्ट्रोड है, मेटल प्लेट्स का बना होता है, एनोड किसको बोलेंगे, कैथोड किसको बोलेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। अभी बस समझिए ये एक मेटल है, ये एक मेटल, ठीक है। इस मेटल को हम लोगों ने क्या किया, मेटल मतलब क्या, गुड कंडक्टर है दोनों इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, इसको हम लोगों ने क्या किया, तार से जोड़ रखा है काफ़ी हैवी वोल्टेज के साथ, 10,000 वोल्टेज है ये, ठीक है। नेगेटिव के साथ जोड़ रखा है इसको, इसको हम लोगों ने पॉजिटिव के साथ जोड़ रखा है। अब सीधी सी बात है भाई, हम लोग को पता है कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास ये दो वायर है, मान लेते हैं आर वाई, और क्योंकि कोरोना इफेक्ट हमेशा हाई वोल्टेज पे होता है, तो इनके बीच में भी क्या है, इंसुलेशन का काम कर रहा है एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, राइट। लेकिन आपको पता है भाई, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो जाएगा, तो इनके बीच में जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज कहने का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट समझाया मैंने आपको कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहने का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर 8, और 8 मतलब क्या, आपका फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस दिखा देता हूँ मैं, और लास्ट वाले ऑर्बिट में क्या हो जाएगा आपका 8 है ना, 2 अंदर में, तो बाहर में 6 बचेगा, इस तरीके से, ठीक है, 4 5 6। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, ये काफ़ी हाई है, तो उसके कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ठीक है, इसको खींच लेता है। बैटरी का आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है, ये सब आपको ऑलरेडी बताया होता बेसिक इलेक्ट्रिकल में। बैटरी कुछ नहीं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम करता है, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके न्यूक्लियस में जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उससे ज़्यादा ताकतवर, इसको खींच लेगा। जैसे ही खींच लेगा तो क्या बन जाएगा, ये आयोन्स बन जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर अगर चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है, ये
कंडक्टर बन चुका है एक तरीके से, ठीक है। ये चार्ज बन गया, इसका मतलब क्या, ये पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होने लगेगा पूरा का पूरा। ओके, तो इनके बीच में क्या होता है, एक स्पार्किंग एक तरीके से प्रोड्यूस। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है भाई, फ्लोरोसेंट ट्यूब ये सब का अगर आपने वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा होगा इल्यूमिनेशन में, तो वही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी हाई है। फिर ये सर्किट ब्रेकर आपने पढ़ा होगा, तो सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, जब हम लोग सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे चिंगारी लगता है ना, क्यों, क्योंकि हाई वोल्टेज होता है वहाँ पे। और उससे चिंगारी को बुझाने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आर्किंग मेथड पढ़ते हैं, मतलब आर्क क्वेंचिंग मेथड पढ़ते हैं, कैसे बुझाया जाए, राइट। तो वही चीज़ है, क्योंकि ये सफिशिएंट हाई वोल्टेज है इन दोनों के बीच में, तो इनके बीच में जो आपका पार्शियली एयर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कहिए कोई भी गैस, ठीक है ना भाई, वो क्या हो जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज कहने का मतलब क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगा। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है, करंट का क्या मतलब होता है भाई, फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन ये बात हम लोग को उस जनरेशन में नहीं पता था, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब क्या, यहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ध्यान समझिए। इसको मान लेते कि ये पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव है एक तरीके से, पॉजिटिव से जोड़ रखा है, मतलब क्या है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से कहाँ की तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि भाई इसका वेट कितना होता है, 10⁻⁻31 kg, सोच रहे हैं। तो ये नेकेड आई से नहीं दिखेगा हम लोग को कभी भी। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने भाई ये जो आपका मेटल प्लेट है ना, पॉजिटिव मेटल प्लेट, इसमें छेद किया है, होल किया है कुछ इस तरीके का, देख रहे हैं यहाँ पे काट काट के दिखाया गया है, कटिंग किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोगों ने बीच बीच में इसमें होल कर दिया। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी लाइट है और इसको काफ़ी तेज़ी से खींच रहा था, इनका जो स्पीड होता है, ठीक है, स्ट्राइक करने का, यहाँ से निकलने का स्पीड काफ़ी हाई होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड से टकरा रहा है, लेकिन इसमें जो हम लोगों ने होल किया हुआ है ना, होल कहने का मतलब भाई इस तरीके से हम लोगों ने होल कर दिया पूरा पूरा, ठीक है। तो पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस होल से निकल करके ये पीछे में यहाँ पे हिट कर रहा है। और पीछे में हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट लेयर लगा रखा है, ग्रेनिश येलो फ्लो, ग्रेनिश येलो ग्लो, मतलब ये जब हिट करेगा, अब ये कैसे होता है ये भी आपको समझ में आएगा जब हम एनर्जी लेवल पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉन कैसे एनर्जी हायर लेवल से अपर लेवल, तो कैसे एनर्जी एक तरीके से रिलीज करता है, ऐसा समझ में आएगा। बस समझिए, जब इलेक्ट्रॉन इस लेयर पे हिट कर रहा था, अभी के डेट में हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, उस समय नहीं पता था हम लोग को, ठीक है। जब इसको हिट करता है तो ये क्या होता है, ग्लो करने लगता है। और अभी मैंने आपको वीडियो सजेस्ट किया था पैडल वाला, उसमें भी देख रहे थे, उस पैडल पे भी हम लोगों ने इस लेयर को, यानी जो फ्लोरेशन लेयर है, इसको लगा रखा था। तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा था तो उसको भी क्या कर रहा था, एक तरीके से ग्लो कर रहा था, समझ रहे हैं। तो उस जनरेशन में भाई हम लोग को इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था, ये तो अभी स्टार्ट ही हुआ एक तरीके से एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से जो आपका जो भी निकल रहा था, अभी तो हम लोग पता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको हम लोगों ने नाम दिया एक तरीके से रेज। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, या फिर कहिए कैनल रे, या फिर कैथोड रे, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मतलब यहाँ से इसको बोला गया कि ये एक रेज है, ठीक है। रेज का मतलब क्या होता है, रेज कब बोलेंगे, जब आपका पार्टिकल्स दिखे नहीं। रे मतलब क्या, जैसे सनलाइट आपके रूम में आ रहा है एक छोटे से होल के थ्रू या फिर कहीं खिड़की के थ्रू, तो क्या है वो आपका सनलाइट रेज है। ओके, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया रेज, कैनल रेज। देखिए यहाँ से भाई जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं ये काफ़ी स्मॉल है और काफ़ी हाई स्पीड है, ठीक है। तो इनको हम लोग देख नहीं सकते, तो उस समय क्या बोला गया कि कुछ रेज निकलता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ कैसे पता चला हम लोग को, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे होल कर रखा है, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये होल से पार होकर के इसको हिट कर रहे थे, ठीक है। और हिट करने के चलते क्या हो रहा था, ग्लो हो रहा था। और वही अगर हम लोग रिवर्स करें सिचुएशन, मान लेते हैं इधर ना होल कर, क्योंकि भाई ये तो एक एक्सपेरिमेंट है ना, तो दोनों तरफ हम लोगों ने पहले किया होगा, पहले इधर करके देखा होगा होल, और यहाँ पे हम लोगों ने फ्लोरेसेंट लगाया होगा, तो इधर आपका क्या है, एक तरीके से ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इधर से आपका इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है। तो इस लाइन को पकड़िए कि एक ही बार में हम लोग को सब चीज़ नहीं समझ में आ गया था कि इसी साइड में हम लोग लगाएंगे, पहले इधर भी लगा करके देखा हो गया होगा। तो इधर तो हम लोग का ग्लो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को पता चला कि कुछ रेज निकलता है, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं यहाँ पे बुक का। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अ कैथोड रे ट्यूब इज़ मेड ऑफ ग्लास, मतलब कांच का बना होता है, जिसमें दो मेटल के पीस होते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, अभी जस्ट दिखाया मैंने आपको। और ये पूरा पूरा सील्ड होता है, मतलब वैक्यूम क्रिएट किया रहता है, पार्शियली वैक्यूम, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैस, गैसेस यहाँ पे होना जरूरी है, ये गैस यहाँ पे जो हम लोगों ने फिल कर रखा ना पार्शियली,
ओके, ताकि आयोनाइजेशन हो सके यहाँ पे। तो वही बोल रहा भाई, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कहने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तो जो रेज निकल रहा है, और इसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी दिया था, उसमें आपने देखा होगा कैसे वहाँ पे चिंगारी लग रहा था। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी अब्जॉर्ब, यानी हम लोग को देखने को मिला, ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर, इसके ऊपर बात करेंगे लो प्रेशर रखना क्यों जरूरी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड एट अ हाई वोल्टेज, यानी यहाँ पे आपको हाई वोल्टेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है ना भाई, तो इसके बीच का जो एयर मॉलिक्यूल्स है, फिर जो भी आपने गैस फिल करेगा, सो आयोनाइज के बिना कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। ओके, द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड। अब जो भी हम लोग इसके अंदर प्रेशर एडजस्ट करना चाहते थे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, वैक्यूम पंप लगा रखा है, ठीक है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा करके जो भी हम लोग को प्रेशर चाहिए उस बेसिस पे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब व्हेन सफिशिएंट हाई वोल्टेज अप्लाइड। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जब हम लोग अच्छा खासा वोल्टेज अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड के बीच में, तो करंट हमारा क्या होता है, फ्लो होना स्टार्ट करता है। ओके, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, स्ट्रीम मतलब रेज कह सकते हैं, रेज ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड एनोड भूल जाइए, उसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। ओके, बस इतना समझिए कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका क्या हो रहा है, स्मॉल स्मॉल रेज निकल रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे भी बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक तरीके से फ्लो हो रहा है, यानी करंट फ्लो हो रहा है एक तरीके से। अब आगे बोलता है, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वॉज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग अ होल इन एनोड। अभी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग इस एनोड में क्या करते हैं, होल कर देते हैं, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, पीछे वाले को हिट कर सके। तो वहाँ पे जो आपका लेयर है किस चीज़ का, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, जिंक सल्फाइड, ठीक है। अब इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन हिट करता है तो ये ग्लो करने लगता है। व्हेन दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड होल स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड कोटिंग, अ ब्राइट स्पॉट इज डेवलप्ड ऑन द कोटिंग, ठीक है, मतलब वो चमकने लगता है एक तरीके से। तो अब हम लोग का भाई यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने एक तरीके से नोटिस किया उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट था, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये जो रेज निकल रहा था, इसको इसने क्या बोला कि इन रेज के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज है, तभी आपका ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ओके, और इस चीज़ को और भी बेटर तरीके से कंफर्म करने के लिए जे थॉमसन ने क्या किया, इस वैक्यूम ट्यूब के दोनों तरफ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब क्या भाई, एक तरीके से वोल्टेज अप्लाई किया। यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, जैसे मान लेते हैं इसको मैं प्लस कर दे रहा हूँ, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो इसके अंदर से जो रेज निकल रहा था ना, क्योंकि हम लोग को आज के डेट में पता है ये इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं, रेज नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर दिया, ये ऐसे तिरछे भागने लगा। पहले क्या था, ये सीधे सीधे भाग रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये रेज इस तरीके से बेंड होने लग गया। ओके, मतलब पॉजिटिव तरह अट्रैक्ट होने लग गया। तो इससे भी हम लोग को कन्फर्मेशन मिला कि ये जो रेज है, ये रेज नेगेटिव है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज है, तभी ये पॉजिटिव की तरफ एक तरीके से अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो एक ये किया, उसके बाद यहाँ पे इसने मैग्नेटिक फील्ड भी एक तरीके से अप्लाई किया। जैसे इधर मान लेते हैं आप नॉर्थ पोल लगा देते हैं, इधर नॉर्थ पोल और इधर आपका साउथ पोल, तो इस केस में भी ये जो आपका है ना, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, मतलब ये इस एक तरीके से टेढ़ा हो गया। कैसे, समझिए कैसे होता है ये, समझिए। देखिए, हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पता है भाई डीसी मोटर में, कि अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें अगर आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर कहने मतलब मान लेते हैं इस तरीके से आप करंट इसमें दे रहे हैं, इधर अंदर जा रहा है, इधर आपका बाहर जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये मोटर है तो हम लोग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। ये आपका इंडेक्स फिंगर क्या बता रहा है, आपके मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ से साउथ, करंट आपका क्या है, एक तरीके से इस वाले पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस ये तार में जो है करंट बाहर तरफ आ रहा है, तो मैंने इंडेक्स फिंगर को ऐसे कर दिया, तो आपका जो थंब है ये ऑटोमेटिक क्या होगा, अपर हो जाएगा ना, ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडक्टर के ऊपर आपका फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और इस वाले में किधर लगेगा, नीचे की तरफ, यानी ये पूरा पूरा कॉइल जो है इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। और इसके अंदर भाई अगर ये करंट फ्लो करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि करंट अगर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या, इसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर करंट इधर से जा रहा है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब क्या, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा, कैसे फ्लो हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। समझ रहे बात को, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ओके, तो यहाँ से हम लोग को एक लाइन पता है कि अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को रखते हैं,
भाई करंट का मतलब क्या, चार्ज, समझ रहे हैं? तो चार्ज को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ना एक तरीके से। तो अगर आप किसी चार्ज को रखते हैं तो इस चार्ज पे क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, मतलब फोर्स लगता है एक तरीके से, ये तिरछा भागेगा, ये हिलेगा एक तरीके से, इधर उधर शिफ्ट होने लगेगा ये। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे भी किया गया। इस चीज़ को और भी बेटर तरीके से कंफर्म करने के लिए हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इधर नॉर्थ इधर आपका साउथ। अब यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर डायरेक्शन में भाग रहा है, तो उस बेसिस पे ऑटोमेटिक क्या होगा, डिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे। ओके, ये आपका रेज बेंड होने लगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करने पे बेंड हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करने पे बेंड हो रहा था, तो इससे हम लोग और भी कंफर्म हो गए कि ये जो रेज निकल रहा है इसके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद भाई स्टार्टिंग में तो इनको लगा कि ये पूरा पूरा रेज है, ठीक है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहुत ही पतला सा लाइनिंग टाइप का कुछ जा रहा है, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या किया, बीच में यहाँ पे पैडल रख दिया, जो मैंने आपको एनिमेशन वीडियो दिया था। ओके, तो पैडल मतलब कैसा था, काफ़ी लाइट पैडल, पैडल मतलब क्या, जो साइकिल मारने वाला पैडल होता है ना हम लोग का, वैसा ही, लेकिन ये पैडल क्या था, काफ़ी लाइट था। ओके, कुछ इस तरीके का पैडल था। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को अब हटा दीजिए, ठीक है, आप समझिए, जब हम लोगों ने यहाँ पे पैडल को फिक्स किया तो यहाँ से जो आपके डिस्चार्ज रेज निकल रहे थे, या फिर कहीं जो रेज निकल रहा था, ये रेज नहीं था भाई, ये तो हम लोग को पता ना इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ ना कुछ इसका मास होता है, लेकिन काफ़ी हल्का मास है, लेकिन फिर भी क्या है, पैडल काफ़ी लाइट है, तो इसको जब ये हिट कर रहा था, क्योंकि इसका जो स्पीड है ना काफ़ी फास्ट है, ठीक है, जब इसको हिट कर रहा था तो ये जो पैडल है ये काफ़ी तेज़ी से घूमने लग रहा था। तो इससे हम लोग को आइडिया लगा कि ये रेज नहीं है, ये एक तरीके से पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आइडिया लगा कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ओके, और उस पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, और उस पार्टिकल्स में क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि भाई इस पैडल को ये घुमा दे रहा है एक तरीके से। ओके, उसके बाद हम लोग को ये भी पता चला कि ये जो आपका पार्टिकल्स निकल रहा है, जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, मतलब सीधे जाता है। अब इस स्ट्रेट लाइन को एक तरीके से प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जैसे देखिए भाई, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और अगर मैं यहाँ से फ्लैश लाइट आपके बॉडी के ऊपर जलाऊं तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे दीवार है तो आपका शैडो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, यानी ये जो फ्लैश लाइट का यहाँ से लाइट निकल रहा है, क्या है, एकदम स्ट्रेट पड़ रहा है ना आपके बॉडी पे, तभी तो इस दीवार पे आपका यहाँ पे शैडो बन रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ किया गया भाई, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इनके बीच में हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट के पीछे में जस्ट क्या बन रहा था, शैडो बन रहा था, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये भी पता चला कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, और अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ये बेंड होने लगता है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी किसी बुक में आपको ये लाइन भी मेंशन किया रहता है। ओके, तो अभी तक हम लोग को क्या क्या पता चला कि एक पार्टिकल्स है, नेगेटिव पार्टिकल्स है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, और दे प्रोड्यूसेस फ्लोरेसेंस, मीन्स यहाँ पे एक तरीके से ग्लो पैदा कर रहा है ना, तो इसके पीछे भी आपको पता चलेगा कैसे ये ग्लो, मतलब किसी भी जब इसको हिट कर रहा है इस लेयर को, तो कैसे एक तरीके से ये ग्लो एक तरीके से मतलब रोशनी प्रोड्यूस कर रहा है भाई, ये हम लोग बात करेंगे आगे, आपको पता चलेगा, राइट। तो इसका नाम दिया गया भाई, यही सब मतलब जो पॉइंट है इसके चलते इसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ओके, इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। लेकिन अभी देखिए, अब ये पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है कंप्लीट, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने भाई अब अपने एक्सपेरिमेंट में जो यहाँ पे एलिमेंट्स लगे हुए थे उसको चेंज किया। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले इस इलेक्ट्रोड को बदला, मान लेते हैं फर्स्ट केस में मैंने यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया था दोनों तरफ, ठीक है। अब कॉपर को हटा करके मैं क्या कर रहा हूँ, एल्युमिनियम लगा रहा हूँ, ठीक है, इधर भी एल्युमिनियम लगा दिया, फिर इधर मैंने कॉपर ही रहने दिया, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोड को हम लोग चेंज कर रहे हैं हर एक एक्सपेरिमेंट में, बार बार चेंज करके देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड चेंज करने के बाद भी यहाँ पे भाई सीधी सी बात है यार कि क्या है, आज के डेट में हम लोग को पता है ना, जो भी मेटल्स होता है फिर कुछ भी है वो आपका क्या है, एटम से मिलकर बना है, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो आप कितने बार भी इलेक्ट्रोड को चेंज कर लीजिए, आपका यहाँ से हमेशा क्या निकलेगा, जब यहाँ पे आप हाई वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। ओके, तो इन्होंने इलेक्ट्रोड को भी बदल करके देखा, बार बार बदल करके देखा, लेकिन फिर भी ये चीज़ हो ही रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपका
हमेशा चमक हो ही रहा था और पैडल व्हील हमेशा घूम ही रहा था। और जब हम लोग यहाँ पे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे तो ऑटोमेटिक हमेशा उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो ही रहा था। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों ने गैस भी चेंज करके देखा, तो गैस भी अगर आप चेंज करते हैं तो अगेन यही चीज़ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे गैस इसलिए रखा गया ताकि इनके बीच में आयोनाइजेशन हो सके। और यहाँ पे जैसे भाई मान लेते हैं मैं ऑक्सीजन रख रहा हूँ इसमें, ठीक है, तो ऑक्सीजन का भी जस्ट मैंने को बताया, ये आपका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये मान लेते हैं सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, 2 और इसमें आपका 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये जो एटम है, ऑक्सीजन का जो एटम है भाई, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन काफ़ी हाई स्पीड से निकल रहा था ना, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, फिर ये जो एटम है ऑक्सीजन का, इससे टकराता था वो। और क्योंकि अगर इधर से कोई हाई वेलोसिटी से कोई चीज़ इस एटम को हिट करेगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इनके बीच में जो प्लस माइनस के चलते अट्रैक्शन बना हुआ वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से इसको स्ट्राइक कर रहा है ना इधर वाला इलेक्ट्रॉन, समझे। तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे ऑक्सीजन डालिए या फिर कहिए आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालिए, मतलब कोई भी गैस डालिए भाई, तो गैस भी तो आपके एक तरीके से एटम से मिलकर बना, उसके अंदर भी आपका इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। तो कोई भी गैस चेंज करने के बाद भी क्या हो रहा था, ये सेम प्रोसेस हो ही रहा था, ठीक है। इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा था, इसको भी हिट कर रहा था और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक तरीके से उखाड़ ले रहा था। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उखड़ गया तो सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगेगा। ओके, तो इससे हम लोग को पता चला कि आप इलेक्ट्रोड चेंज कर दीजिए या फिर गैस चेंज कर दीजिए, ये जो सिचुएशन है ये चेंज नहीं हो रहा है, अभी भी रेज निकल ही रहा है, अभी भी आपका पार्टिकल्स निकल ही रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डालने पे भी वो फिर से डिफ्लेक्शन दिखा ही रहा है। इसका मतलब हुआ भाई कि ये कुछ ना कुछ फंडामेंटल चीज़ से निकल रहा है, मतलब जो हर जगह अवेलेबल है, हर एक चीज़ में अवेलेबल है। और हम लोग को पता है कि हर एक चीज़ किस चीज़ से मिल करके बना हुआ है, एटम से मिल करके बना हुआ है। और यहीं से आइडिया लगा कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, यानी जो थिन मेटल पीस आपने यहाँ पे लगा रखा है और इसके अंदर जो एटम्स है, उस एटम से ही आपके ये छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड चेंज कर रहे हैं, गैस चेंज कर रहे हैं, गैस का प्रेशर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी आपका क्या है, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से जो भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं क्या है, ये ना ही नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ना ही मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये किसी न किसी फंडामेंटल चीज़ से निकल रहा है। और फंडामेंटल चीज़ क्या था, आपका एटम था। इसका मतलब क्या, ये एटम से एक तरीके से निकल रहा है। ओके, और इसी बेसिस पे इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और बाद में भाई इसको और भी कंफर्म करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए वही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। पहला पॉइंट क्या है, कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड एनोड। तो यहाँ पे कैथोड का मतलब है नेगेटिव प्लेट, देख रहे हैं ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये इधर नेगेटिव है आपका, पॉजिटिव है। कैथोड एनोड तो हम लोग को यूज़ ही नहीं करना, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहा है, यानी कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, ये लाइन हुआ। दीज रेज themselves आर नॉट विजिबल, ये देख नहीं सकते थे हम लोग, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टन काइंड ऑफ मटेरियल। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोरोसेंट यानी फॉस्फोरेसेंट ये सब लगाया, जिसके कारण जब वो हिट कर रहा था उसको ग्लो किया, मतलब वो ग्लो होता था। या फिर कहिए हम लोग ये जो पैडल व्हील का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं उसको लगा करके देख रहे थे, ठीक है। इससे पता चला इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होता है। ओके, और पिक्चर ट्यूब ये सब जो हम लोग यूज़ करते थे पहले जनरेशन में, ठीक है, अभी भी होगा आपके घर में, तो वो भी क्या है, इसी बेसिस पे काम करता है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आए, इतना डेप्थ में बता दिया भाई। तो ये टीवी कैसे काम करता है, जो टीवी का पिक्चर ट्यूब होता है ना, उसमें आपका कोटिंग किया रहता है इसी तरीके के फ्लोरोसेंट, और जब इलेक्ट्रॉन हिट करता है तो वो एक तरीके से चमक करता है, वो ग्लो करता है, उसी पे हम लोग को पिक्चर दिखता है। थर्ड लाइन क्या बोला, द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सीधी सी बात है, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो रेज है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा था। और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने का मतलब क्या, कैसे हम लोग को पता चला, शैडो लगा कर, मतलब वहाँ पे शैडो बन जा रहा था। ओके, उसके बाद in the presence of electrical or magnetic field the behavior of cathode ray are similar to that except the negative charge particles suggesting that the cathode ray मतलब वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब लगा रहे थे ना हम लोग यहाँ पे, तो इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था भाई, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे दूसरे लैंग्वेज में घुमा के लिखा हुआ है। लास्ट है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे, जिसको हम लोग आज के डेट में इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, डू नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ये, आपके मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द रे ट्यूब, मतलब कैथोड रे ट्यूब। ओके, अभी जस्ट समझाया आपको। दस वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन आर बेसिक
कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ऑल द एटम, मतलब ये एटम से ही एक तरीके से निकल रहा है। और ये एक तरीके से और भी बेटर तरीके से प्रूव करने के लिए एक और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, चार्ज टू द मास रेशियो। चार्ज टू द मास रेशियो को हम लोग लिखते हैं भाई, चार्ज है ना, तो E बटा ME, ठीक है। E जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और M जो है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो फ्यूचर में आपके एक साइंटिस्ट आए, इनका नाम था मिलीकियन, ठीक है, मिलीकियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला, जो कि हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ओके, तो इनको ये जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू पता चला, तो अब देखिए हम लोग को भाई, देखिए ये जो आपके जे थॉमसन है ना, जो इन्होंने निकाला चार्ज टू द मास रेशियो, इन्होंने जो निकाला, कैसे निकाला, इसके पीछे भी अगेन ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे किया हुआ। ये सब पे हम लोग बात नहीं करेंगे भाई, ओवरव्यू लेंगे एक तरीके से, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। कैथोड रे ट्यूब हम लोग को समझना इंपॉर्टेंट था। ये एक्सपेरिमेंट किया अगेन उसी डिस्चार्ज ट्यूब में, यहाँ पे एनोड कैथोड ये होल, ये आपका इस तरीके से रेज निकल रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, उस बेसिस पे देख रहे हैं डिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे तो ये सीधे हमेशा जाएगा। ओके, तो वही चीज़ है। तो इन्होंने चार्ज टू द मास रेशियो निकाला इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो कि आपका है यहाँ पे 1 ठीक है, ये आपका 1.758820 इंटू 10⁻11 और ऊपर में आपका इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज है और नीचे में आपका मास यानी केजी है, यानी केजी के ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, केजी के ऊपर पावर -1। ओके, ये है। तो ये इनको पता था पहले से, ठीक है। और जो मिलिकन्स आए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू बता दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये चार्ज का भी वैल्यू पता है, सीधी सी बात है। अब देखिए ये रिलेशन अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इसमें हम लोग को ये वाला वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस वाले वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो यहाँ से आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया, जो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकाला गया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 9.1094 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। ये आपका यहाँ से मास भी आ गया। अब इतना कैलकुलेशन करने के बाद अब देखिए कैसे इन्होंने कंफर्म किया कि ये एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए चार्ज टू द मास रेशियो, जब आप गैस को चेंज कर रहे थे, ठीक है, उस समय भी आपका E बटा M का जो रेशियो था ये हमेशा कांस्टेंट रह रहा था। इसका वैल्यू कितना है आपका, ये आपका 1.758820 इंटू 10⁻11 kg, और ये चार्ज है तो कूलाम लगा लीजिए पहले, कूलाम kg का पावर माइनस यानी पर kg आपका। ओके, तो आप गैस को चेंज कर रहे हैं, या फिर कहिए गैस को भी चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड को भी चेंज कर रहे हैं, या फिर कहिए दोनों इलेक्ट्रोड को चेंज कर रहे हैं और गैस को सेपरेट चेंज कर रहे हैं, मतलब बहुत तरीके कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकता है भाई, ठीक है। तो इतना कुछ चेंज करने के बाद भी आपका जो E बटा यानी चार्ज टू द मास रेशियो था आपका, उस रेज का यानी उस पार्टिकल्स का, वो हमेशा क्या रह रहा था, कांस्टेंट रह रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज टू द मास रेशियो ना ही नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ना ही नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोड जो है किस मटेरियल का बना उससे भी एक तरीके से नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी रेज निकल रहा है भाई, वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट से निकल रहा है। मतलब फंडामेंटल यूनिट क्या था उस समय आपका, एटम, यानी एटम से निकल रहा है। और आपको पता है अगर आप गैस चेंज कर रहे हैं या फिर कहिए आप इलेक्ट्रोड चेंज कर रहे हैं, तो सब इलेक्ट्रोड किससे से बना हुआ था, एटम से ही तो बना हुआ था। इसका मतलब क्या, ये जो भी रेज निकल रहा है वो क्या है, हर एक एलिमेंट के अंदर या फिर कहिए हर एक गैस के अंदर जो एटम है मौजूद, उन्हीं एटम से निकल रहा है। इसका मतलब क्या, एटम के अंदर ये क्या है, एक तरीके से एक और चीज़ है, मतलब फंडामेंटल चीज़ है। एटम अपने आप में फंडामेंटल है, लेकिन एटम के अंदर में भी क्या है, एक फंडामेंटल चीज़ है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाम दिया है। ओके, तो इस बेसिस पे हम लोग का सबसे पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स था
इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से डिस्कवरी हुआ और इसका नेगेटिव चार्ज था। इसी बेसिस पे जे थॉमसन ने क्या बोला, इनका जो डाल्टन का जो बॉल मॉडल था, बॉल एटॉमिक मॉडल, उसको फेल कर दिया, नहीं इनको गलत ठहराया और इन्होंने अपना नया मॉडल दिया जिसको बोला गया प्लम बेडिंग या फिर कहिए पडिंग, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया कि तारबूज है तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है भाई, तो सीधी सी बात है इनको पहले से पता था, इन्होंने डाल्टन ने बोला कि एटम जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, तो एटम अगर न्यूट्रल, सीधी सी बात है अगर इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे, तब बैलेंस होकर के न्यूट्रल बना होगा। तो यहाँ पे तारबूज का एग्जांपल देके बताया गया कि जो तारबूज के अंदर ये जो लाल लाल वाला पोर्शन जो होता है जिसको हम लोग खाते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इसके अंदर जो बीज है जो रैंडमली जहाँ मन तहाँ होता है वो क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, ओके। तो यहाँ से आपका सबसे पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स था इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिला। लेकिन ये जानकारी क्या है, अभी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में इनकम्प्लीट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, ऑर्बिट में एक तरीके से रोटेट करता है, लेकिन उसका ऑर्बिट क्या है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके ऊपर अभी हम लोग को धीरे धीरे पहुँचना है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। और एक और एक्स्ट्रा लाइन आप ऐड कर लीजिए भाई, ये जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से जो रेज निकल रहा है यहाँ से, ओके, जिसको हम लोग यहाँ पे इस कलरफुल फोटो में देख सकते हैं, यहाँ से जो रेज निकल रहा है जो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, इसी से आपका एक्स रे भी प्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। तो एक्स रे भाई हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन आप समझिए, ठीक है। अगर आप इतना समझ गए, एक्स रे के बारे में जानना चाहते हैं, गूगल कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और एक्स रे कैसे प्रोड्यूस होता है वो समझ में आ जाएगा आपको, ओके।